माइक ऑन है। गुड। तो बेसिकली चार फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को सारे कैंसिल करते जाते हैं, एंड दीज टू आर इन द लिफ्ट एंड थ्रस्ट आर इन स्लाइटली हायर क्वांटिटीज, इसलिए तुम्हारा प्लेन उड़ता है एंड आगे जाता है। सो इनमें कोई डाउट्स? बेसिक हैं ये तो, 11th क्लास के चीज़ें हैं, सबको पता ही होगा। भैया ड्रैग का मतलब? ट्रैक का मतलब, अब जैसे कि तुम्हारा प्लेन या कोई भी कार मूव करती है तो उसके ऊपर एयर पार्टिकल्स फ्लो होंगे ना। मतलब अगर तुम मूव कर रहे हो किसी डायरेक्शन में, तो देयर इज दैट एयर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो उसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और वो बॉडी के ऊपर से स्लाइड होते हुए जाते हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट फ्रिक्शन। ड्रैग इज नथिंग बट अ फ्लूइड फ्रिक्शन हेयर। तो ये जो पूरे बॉडी पे जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगी जब ये मूव करेगा, उसे ही ड्रैग कहते हैं। ओके भैया भैया समझ। भैया ये थ्रस्ट आगे मतलब कैसे लगेगा, मतलब? ये जो प्रोपेलर्स देख रहे हो ना यहाँ पे, हेलीकॉप्टर्स ओके। देखे होंगे हाँ तुमने। तो हाँ। हेलीकॉप्टर्स के जो विंग्स रोटेट करते हैं तो वो हवा नीचे की तरफ पुश करता है। अच्छा। ओके। तो उनका काम ही होता है, मतलब उनकी डिजाइन ऐसी होती है, वो एक एंगल पे होते हैं उनके जो ब्लेड्स होते हैं, तो उन पे जो एयर हिट होती हाँ। है नीचे की तरफ जाती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर एक्शन रिएक्शन वाला जो चीज अगर देखोगे वो कि समझ एयर अगर गया। नीचे जा रही ओके। है तो कुछ ऊपर भी जाएगा, तो वो प्लेन को आगे की तरफ, मतलब हेलीकॉप्टर को ऊपर भेजता है, एंड यहाँ पे प्लेन आगे की तरफ जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर आगे कैसे जाता है फिर? हेलीकॉप्टर आगे जाता है, पीछे में एक और विंग होती है, तुमने अगर मतलब छोटा सा अच्छा, वो ब्लेड होता पीछे वाली। एग्जैक्टली exactly। उससे अच्छा, वो वही क्या कहते करता हैं। है, उसको मतलब एंगल चेंज करता है। अगर जैसे ये प्लेन है ना, इसको अगर तुम हेलीकॉप्टर मानते हो, तो यहाँ पे एक विंग होगी, छोटी सी गोल गोल घूमती है, ओके। जो उसको पिच करेगा, मतलब जैसे कि ये टेल को ऊपर कर देगा या नीचे कर देगा। तो फिर उसके ओके। बाद वो लिफ्ट का कंपोनेंट भी ऐसे टेढ़ा एंगल पे आ जाता है, तो फिर उसका एक कंपोनेंट आगे की तरफ चला जाता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर आगे की तरफ मूव करता है। ओके, समझ गया भैया। ओके। ओके, थैंक यू। कोई और डाउट्स नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट, ये चार मेन पार्ट्स हैं प्लेन के। अ, इनके अलावा भी हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लैंडिंग गियर्स हैं। तो और एक मिनट, वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तू ही कर सकता है। मैंने कर दिया है। ओके सॉरी। कर दिया। हाँ, तो ये चार पार्ट्स हैं। विंग इज दिस, ये जिसपे एलेरॉन्स लगे हुए हैं, ये विंग होता है बीच का। देन यू हैव द फ्यूजलाज, जो प्लेन का काइंड ऑफ स्केलेटन बोलो इसे, या मेन बॉडी पार्ट बोलो, जिसपे सारी चीजें अटैच है। सामने में इंजन है, एंड अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगे, तो वो सारी चीज़ों को हम क्लब करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल देते हैं। देन वी हैव द टेल, जो पीछे का पार्ट है, इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर्स एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स, ये सारी चीज़ें पीछे आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंडिंग गियर भी होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आरसी प्लेन में ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज तुम हैंड लॉन्च भी कर सकते हो, हाथ में लेके फेंको एंड देन ज़मीन पे गिरा दो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम लैंडिंग गियर यूज़ करो। ओके, इसके आगे मैं अभिषेक को हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेन करेगा कुछ नोमेनक्लेचर विंग वगैरह के से रिलेटेड। अभिषेक। या ओके, तो हेलो बच्चों। मयंक भैया ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि फोर्सेस क्या क्या एक्ट हो रहे हैं पूरे एयरक्राफ्ट मॉडल पे, एंड देन क्या क्या कंपोनेंट्स अटैच्ड है, फ्यूजलाज क्या होता है। और जब हम फ्यूजलाज का क्रॉस सेक्शनल पार्ट लेते हैं जिससे मेन हमारा लिफ्ट जनरेट होता है, उसे हम एयरफॉइल बोलते हैं। तो अगर देखा जाए ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और उसे एयर फ्लो के अगेंस्ट हम उसको मूव करते हैं, तो हमारा दो फोर्स जनरेट होता है, एक लिफ्ट और एक ड्रैग। तो अगर कोई फ्लैट प्लेट ले लो, उसे मूव करो, तो वो भी इनफ लिफ्ट जनरेट कर लेगा, बट वो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रैग भी जनरेट करेगा। इसीलिए रिसर्चर्स ने एक ऐसा शेप ढूंढा है, जो देख सकते हो ये स्क्रीन पे, जो कि ऊपर से कर्व होता है और नीचे से भी डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द एयरफॉइल। तो ये जो शेप होता है, ये तुम्हारा लिफ्ट
वही मेंटेन करता है, बट ड्रैग बहुत ही ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब बहुत ही कम ड्रैग इसमें मिलता है। तो ये विंग का क्रॉस सेक्शनल पार्ट होता है। जब तुम विंग को कट करोगे तो ये तुम्हारा शेप दिखेगा तुम्हें, और यही शेप को हम एयरफॉयल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स होते हैं, और अगर वो ये सब पैरामीटर्स आप देख सकते हो, थिकनेस दिया हुआ है, केम्बर एफ दिया हुआ है, एंड लीडिंग एज, अगर ये सब हम वेरी करेंगे तो एयरफॉयल का पूरा शेप वेरी हो जाएगा, वेरी करते रहेगा, और बहुत सारे हमें डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ एयरफॉयल मिलेंगे हमें, और जो कि जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकता है किसी एयर फ्री स्ट्रीम एयर में। देन टर्मिनोलॉजी समझते हैं पहले तो। ओके, तो पहले हाँ कॉर्ड लाइन होता है एक, जो कि लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को कनेक्ट करता है। वो लाइन को हम कॉर्ड लाइन बोलते हैं। एंड देन थिकनेस, थिकनेस क्या होता है? थिकनेस मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम अवर अपर सरफेस टू लोअर सरफेस परपेंडिकुलर टू कॉर्ड लाइन। याद रखना, कॉर्ड लाइन वो होता है जो स्ट्रेट पास करता है लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को कनेक्ट करता है, और इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, जो मैक्स डिस्टेंस होगा, उसे हम थिकनेस कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो बीच से ये एक ट्रेस लाइन ट्रेस हो रहा है डैश, ये सेंटर, हाँ ये जो बीच जो भैया बता रहे हैं अभी, ये जो लाइन जा रहा है बीच से, इसे हम मीन केम्बर लाइन बोलते हैं। ये मीन केम्बर लाइन होता क्या है? जब हम अगर सरफेस को दो लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये उसका एवरेज मतलब मिड पॉइंट पॉइंट है, जिसे हम कनेक्ट करेंगे तो ये लाइन बनता है, तो इसे हम मीन केम्बर लाइन बोलते हैं। एंड ये जो केम्बर एफ है, ये तुम्हारा जो कॉर्ड लाइन है उसका और मीन केम्बर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो है केम्बर, उसे हम केम्बर डिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने के लिए। ओके, एंड देन ट्रेलिंग एज जो होता है वो एकदम पीछे वाला पॉइंट होता है। कॉर्ड लाइन जो होता है, लीडिंग एज जो होता है वो एकदम फ्रंट मोस्ट पॉइंट होता है, एकदम जो नोज, इसे इसे हम नोज भी बोलते हैं, नोज ऑफ अ एयरफॉयल। और ये जो शेप रेडियस बनाएगा, इसे हम नोज रेडियस भी कह सकते हैं आगे का। भैया मैं प्रेजेंट करूँ स्लाइड्स को? मैं ठीक है, मैं बंद हाँ कर रहा हाँ, हूँ। क्योंकि पॉइंटर्स दिखाना। ओके, ठीक है। स्लाइड्स दिख रही है तुमको? हाँ स्लाइड भैया। दिख रही है ना? हाँ भैया। हाँ हाँ हाँ, हाँ भैया। ओके, तो पॉइंटर भी दिख रहा है राइट? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने लीडिंग एज डिस्कस कर लिया है कि लीडिंग एज फ्रंट मोस्ट पॉइंट होता है, ट्रेलिंग एज तुम्हारा हेलो। भैया यू आर आई नॉट थिंक ऑडिबल। अभिषेक का नेट भैया है। म्यूट हो गए थे। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ क्लियर। यस भैया। इस ओके, भैया। हाँ, उस नेटवर्क इशू होगा आई गेस। रुको एक सेकंड, मैं पूछता हूँ उससे। भैया कई ऑप्टिमम कैलकुलेशंस नहीं होते क्या? किस चीज के ऑप्टिमम कैलकुलेशन? जैसे कि केम्बर, और पहले जो आप वैल्यूज बता रहे थे थिकनेस और केम्बर जैसे, तो उन वैल्यूज के लिए डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द विंग कोई ऑप्टिमल कैलकुलेशंस नहीं है क्या, बेस्ट लिफ्ट और ड्रैग को प्रोड्यूस करने वाले जैसे? हाँ, ऑप्टिमम कैलकुलेशंस है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो मैंने एयरफॉयल दिखाया था, तो एयरफॉयल्स के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग नोन एज नाका एयरफॉयल्स, NACA। तो उनके एयरफॉयल्स होते हैं जो डिजाइंड ही होते हैं, मतलब काफी ज्यादा हाई लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए एंड मिनिमम ड्रैग करने के लिए। देयर इज वन एयरफॉयल नोन एज S1223 जो
हाईएस्ट लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। अभी तक उससे बेटर और कोई एयरफॉयल डिज़ाइन नहीं करा है। एंड इनफैक्ट हमने जो लास्ट ईयर पार्टिसिपेट करा था तो उसी एयरफॉयल को यूज़ करा था। तो ऐसे हैं बहुत सारे। तो एयरफॉयल के प्री डिटरमाइंड कैलकुलेशंस के हिसाब से स्केल करके हम लोग अपने विंग्स डिजाइन करते हैं, राइट? एग्जैक्टली, उन्हें स्केल डाउन कर देता है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। भैया आई मीन ओके, हाँ, अब वापस कर लो प्रेजेंट। ओके ओके, स्लाइड दिख रही है ना? यप। हाँ ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया था ये मेन केम्बर। ओके, यहाँ पर कॉर्ड सी जो होता है इसे कॉर्ड लेंथ बोलते हैं। कॉर्ड लेंथ क्या होता है? तुम्हारा लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज के बीच से जो लाइन जा रहा है वो डिस्टेंस कॉर्ड लेंथ कहलाता है। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा, विंग्स के नोमेनक्लेचर में भी काम आएगा। तो इसे याद रखना, कॉर्ड लेंथ क्या होता है और कॉर्ड लाइन क्या होता है और केम्बर डिस्टेंस क्या होता है। केम्बर डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड लाइन एंड द मेन केम्बर लाइन। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। ओके, तो ये दूसरा एक पैरामीटर है नेम्ड एंगल ऑफ अटैक। ये बहुत बार तुम्हें दिखेगा पूरे एरोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट्स में। ये होता क्या है एंगल ऑफ अटैक? हमने कॉर्ड लाइन तो डिस्कस कर लिया है कि ये ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज को कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो विंड के साथ जो एंगल बना रहा है, इसे हम एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। ओके, एंगल ऑफ अटैक वो नहीं होता जो कॉर्ड लाइन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से बनाता है। एंगल ऑफ अटैक वो होता है जो वो रिलेटिव, यहाँ पर हमने वर्ड रिलेटिव क्यों यूज किया है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारा एयर फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल हो, वो किसी एंगल पे भी आके अटैक कर सकता है एयरफॉइल को, इसीलिए हमने उसे रिलेटिव विंड का नाम दिया है। यहाँ पे किसी को डाउट? नहीं भैया। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? हाँ हाँ भैया, एक डाउट है भैया। हाँ हाँ तो आपने ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स का डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से लिफ्ट तो मिल जाएगी, बट प्लेन लाइक थोड़ा बहुत पीछे पीछे पुश होता रहेगा ना? हाँ हाँ, वही तो ड्रैग फोर्स होता है ना, जो हमें रेजिस्टिव फोर्स मिल रहा है। हाँ, अगर प्लेन वैसे थोड़े थोड़े बहुत पीछे पुश होता रहेगा तो इट वोंट बी, आई मीन लाइक वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो फिर उसे क्या करते हैं? बट कीप दैट इन माइंड कि अगर हम एंगल ऑफ अटैक बढ़ा रहे हैं तो हमें उतना लिफ्ट भी तो जनरेट हो रहा है ना, वो ड्रैग को कंपनसेट करने के लिए। और थ्रस्ट तो हमें मिल ही रहा है। ये तो सिर्फ एरोडायनेमिक फोर्सेस है। यहाँ पर मैंने ड्रैग थ्रस्ट फोर्स मैंने लिखा ही नहीं है। थ्रस्ट फोर्स क्या था? ये था, यहाँ पर मैं सिर्फ लिफ्ट और ड्रैग को समझा रहा हूँ। थ्रस्ट फोर्स अगर लिखता तो वो जो थ्रस्ट फोर्स है वो ड्रैग को काउंटर अटैक करेगा। ऑलराइट, अच्छा, समझे? ओके, समझ गया समझ हाँ, गया। ये थ्रस्ट फोर्स तो मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, मैं अभी सिर्फ एरोडायनामिक फोर्सेस बता रहा हूँ, जो कि एक विंग पे और एक एयरफॉइल पे जनरेट होगा। तो ये जो लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स होता है, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसे सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। जैसे तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? पूरे मास जहाँ एक पॉइंट पे कंस्ट्रेंड है और वो एक कांस्टेंट पोजीशन उसका फिक्स होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर फिक्स नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, अगर कोई पतंग कट चुका है और वो गिर रहा है, ठीक है, आसमान से, तो वो वेव करता है बहुत रैंडम तरीके से। देखा होगा, वो एकदम स्ट्रेट तरीके से नहीं गिरता ग्राउंड पे। नोटिस किया है ना? ये तो नॉर्मल है। Yes, भैया। हाँ, तो वो वेव करता है। तो वो जो वेव क्यों कर रहा है वो, क्योंकि लिफ्ट फोर्स जो है वो फिक्स नहीं है, वो अपने एक्सिस से आगे पीछे मूव कर रहा है या किसी भी डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो उसे टॉर्क दे रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। राइट, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो उसे टॉर्क जनरेट करेगा ही वो। तो इसीलिए वो रोल करता है अपने एक्सिस पे, किसी भी रैंडम एक्सिस पे वो रोल करता है, ये लिफ्ट फोर्स की वजह से। तो ये जो पोजीशन है ये तुम्हारा सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। ओके, एंड एंगल ऑफ अटैक याद रखना कि वो रिलेटिव विंड के साथ होता है, वो सिर्फ एयर स्ट्रीम एयर विंड के साथ नहीं होता। ओके, मैं रुक रहा हूँ थोड़ा यहाँ पर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना ये स्लाइड पे। कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्ट्रीमलाइंस क्या होता है? हमने ये तो देखा कि हवा हमें फ्री स्ट्रीम एयर से हमारा एरोडायनेमिक फोर्सेस जनरेट हो रहा है, बट ये तो हमें दिखता नहीं है। तो रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि
पार्टिकल्स जो है एयर स्ट्रीम में वो कोई पर्टिकुलर लाइन ट्रेस करता है, और उन लोग ने और एक चीज नोटिस किया कि उसके आगे के पार्टिकल्स और जो पीछे के पार्टिकल्स है वो सेम लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, और ऐसा हर लाइन के साथ हो रहा है। तुम लोग ने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा होगा, फ्लो पैटर्न पढ़ा होगा, पढ़ा है फ्लो पैटर्न, हाँ भैया। स्ट्रीम लाइंस, पाथ हाँ लाइंस, भैया। स्ट्रीक लाइंस। हाँ, तो वही स्ट्रीम लाइंस है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ा है पर पैटर्न। फ्लो नहीं पढ़ा है वो वाला। स्ट्रीक लाइंस, पाथ लाइंस वो नहीं पढ़ा है ना? हाँ, पाथ लाइन नहीं पढ़ा, सिर्फ स्ट्रीमलाइन पता है कि वो हाँ आपस हाँ में इंटरसेक्ट नहीं होते कभी। हाँ हाँ, बस कोई दिक्कत तब नहीं है, पता स्ट्रीम लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, ये पैरेलल होते हैं। और ये जो एक लाइन है, ये वाला लाइन जो पास हो रहा है, यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स होंगे, एरेज ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो इस लाइन पे ट्रैवल करेंगे, और इसके ऊपर सेम पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे। अभी तो एयरफॉइल और इसको हटा दो, अगर इसको हटा देंगे तो कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, स्ट्रीम लाइंस एज इट इज पैरेलल होंगे, राइट? ऐसे 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 करके एडजेसेंट तरीके से पैरेलल होंगे। जैसे ही अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बीच में रख रहा हूँ किसी एयर फ्लो के बीच में, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर मैं कोई कर्व पार्टिकल रख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर स्फीयर है, तो ये यहाँ पर थोड़ा और कन्वर्ज होकर यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि स्ट्रीमलाइन इज अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मासेस पार्टिकल, जो मैंने बताया। और जो वेलोसिटी है हर पार्टिकल की जो स्ट्रीमलाइन में ट्रैवल कर रही है, वो टेंजेंट रहेगा स्ट्रीमलाइन के। ऑलराइट, ये जो इफेक्ट दिख रहा है, ये जो स्ट्रीमलाइन कन्वर्ज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में, ये हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? हेलो? नो भैया। ओके, नो भैया। बीच में रोक सकते हो, ठीक है, डाउट हो तो। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि लिफ्ट जनरेट कैसे हो रहा है। हमने ये तो देखा कि लिफ्ट जनरेट हो रहा है एयर फ्लो की वजह से, बट जनरेट कैसे हो रहा है? तो पहले बात तो इनकरेक्ट थियरी समझते हैं। इनकरेक्ट थियरी 1 विच इज इक्वल ट्रांजिट थियरी, ये बर्नौली ने दिया था। ये थियरी में क्या होता है, बर्नौली ने क्या बोला, उसने ये नोटिस किया कि एयर एयर स्ट्रीम लाइंस है, ठीक है। अब सिर्फ 2 स्ट्रीम लाइंस पे कॉन्सेंट्रेट करो तुम लोग, ठीक है, जो कि एयरफॉइल से ट्रेस होके जा रहा है। एंड देन उस 2 स्ट्रीम लाइंस के एक एक पार्टिकल को पकड़ लो, ठीक है। लेट्स से मैंने एक पार्टिकल को पकड़ा जिसका कलर ब्लू है, और नीचे वाले स्ट्रीम लाइन से एक पार्टिकल को पकड़ा जिसका रेड कलर है। तो ये दोनों पार्टिकल्स ट्रैवल हो रहे हैं टुवर्ड्स लीडिंग एज, ठीक है। लीडिंग एज तो क्लियर होगा अभी, और ये दोनों साथ में है। अब ये थियरी बोलता है कि ऊपर वाला जो एयरफॉइल का डिस्टेंस है, दैट इज लार्जर देन द डिस्टेंस बीनीथ द एयरफॉइल। ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू मीट at the same time, the upper particle should have traveled more faster than the lower particle, because it has to travel a lot more distance than the lower particle. यहाँ पर तो मिलने के लिए तो इन्हें ये जो ब्लू पार्टिकल है इसे फास्टर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को साथ में मिलना है, और नीचे वाले पार्टिकल स्लोअर ट्रैवल करेगा। तो ये जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज आ रही है कि ऊपर वाला पार्टिकल फास्ट ट्रैवल कर रहा है, नीचे वाला पार्टिकल स्लो ट्रैवल कर रहा है, यही हमें प्रेशर डिफरेंस देता है। अब बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, राइट। तो अगर मैं ये 2 पार्टिकल में लगा दूं वो इक्वेशन, ब्लू वाले पार्टिकल में लगाया, लेट्स से ब्लू वाला पार्टिकल पे, लेट्स से मैंने ये पार्टिकल ले लिया, ठीक है। ये वाले पार्टिकल का लेट्स से यहाँ पर प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 और हाइट H1। रेड वाले पार्टिकल का प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और हाइट H2। अगर मैं अब बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ, बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1 प्लस रो जी H1 इक्वल्स हाफ रो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस P2 प्लस रो जी H2। अब अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो दिखेगा कि ऊपर वाले सेक्शन में प्रेशर कम है और नीचे वाले सेक्शन में प्रेशर ज्यादा है। क्यों? P1 माइनस P2 इक्वल्स V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ऊपर वाले पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाले का कम। तो यहीं पर से हमें बर्नौली ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, और यही प्रेशर डिफरेंस लिफ्ट जनरेट कर रहा है। बट यहाँ पर इक्वल ट्रांजिट थियरी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कोई बर्नौली इक्वेशन तो सही है, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बट वो इक्वेशन हम 2 स्ट्रीमलाइन में लगा ही नहीं सकते, वो सिर्फ हम एक स्ट्रीमलाइन में लगा सकते हैं। और ये थियरी ने यहीं पर गलत कर दिया कि इसने 2 स्ट्रीमलाइन में लगा दिया इक्वेशन। समझ में आ रहा है? हम कैसे लगाते हैं वो इक्वेशन? हम ऐसे लगाते हैं, हम लेट से ब्लू स्ट्रीमलाइन पकड़ लेते हैं, ये ब्लू पार्टिकल P1, इसका सारा पैरामीटर 1 और इसका सारा पैरामीटर दूसरा, तो यही स्ट्रीमलाइन में हम इक्वेशन लगाते हैं। हम एक ही इक्वेशन 2 अलग अलग स्ट्रीमलाइन में लगा के इक्वेट नहीं कर सकते। ओके, जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट 1 स्ट्रीमलाइन ओनली। यहाँ पर किसी को डाउट है?
एक मिनट, पर ये दोनों स्ट्रीमलाइन आपस में स्ट्रीमलाइन होंगे तो क्यों नहीं लगा सकते? वो समझ नहीं आया। क्योंकि ये दोनों स्ट्रीमलाइन अलग है, समझ रहे हो? ये एक स्ट्रीमलाइन है नहीं। मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरे ऑफ पार्टिकल है, ये एक ही लाइन में ट्रैवल करेगा, और ये ऊपर वाले पैरेलल लाइन सब एक ही लाइन है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक स्ट्रीमलाइन है जो ब्लू कलर का है, और नीचे वाला रेड स्ट्रीमलाइन है। और बर्नौली इक्वेशन सिर्फ एक ही स्ट्रीमलाइन में ही लगा सकते हैं हम, समझे? ओके ओके, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार एक ही बच्चा पूछ रहा है, और किसी को डाउट नहीं आ रहा क्या? तो भैया फिर आप लोग उस इक्वेशंस को रीअरेंज कैसे करते हो? लाइक कैसे मैनेज करते हो? अच्छा, मैंने किया क्या, मैंने ब्लू वाला पार्टिकल का सारा पैरामीटर लिखा और रेड वाला पार्टिकल का सारा पैरामीटर लिखा, और इक्वेशन क्या बोलता है, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स कॉन्स्टेंट ना। हाँ, या हाँ, तो ऊपर वाले पार्टिकल का p1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल्स p2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ऐसा इक्वेट किया, समझा? हाँ एंड देन वेलोसिटी को वहां पर लेके गए, प्रेशर को एक तरफ लेके भैया आ गए, और वेलोसिटी। हाँ वो आपने जो हाँ, बट वो जो पार्टिकल ये अपर और था नीचे कि आपने एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना कि ब्लू वाले पार्टिकल को ज्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो से मिलने के लिए, और रेड वाले पार्टिकल को बहुत रिलेटिवली कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, तो इस पॉइंट का यूसेज कैसा होगा इस थ्योरी में? सी ऊपर वाले पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो वो फास्ट जाएगा ना, दोनों को साथ में मिलना है, लीडिंग एज के जस्ट फ्रंट में, ट्रेलिंग एज के जस्ट फ्रंट में, दोनों को साथ में मिलना है। भैया दोनों को साथ मिलना ऐसा जरूरी क्यों मतलब? वो मास कंजर्वेशन है, समझे? ओह, हाँ, बट आपने हाँ, इनकरेक्ट क्यों कहा ये समझ नहीं आया बस। क्योंकि जो इक्वेशन है ना वो हम सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन में ही लगा सकते हैं, और यहाँ पर मैंने दोनों स्ट्रीमलाइन पे अलग अलग अप्लाई कर दिया है। वो मैंने ऊपर वाले पार्टिकल का लिखा और नीचे वाले पार्टिकल का लिखा, और दोनों को इक्वेट कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते हम सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन के पार्टिकल्स को ही वो इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे ये वाले पार्टिकल पे और ये वाले पार्टिकल पे लगाऊंगा मैं, समझे? अच्छा अच्छा, समझ गया हाँ ओके। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड जो इनकरेक्ट थियरी है वो है स्किपिंग स्टोन थियरी। ये थियरी बहुत हद तक न्यूटन थर्ड लॉ से भी समझ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे तुम एक स्टोन फेंकते हो तो वो डिफ्लेक्ट होता है, तो मोमेंटम चेंज हुआ, राइट? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग affected by this change in momentum, it should have created an equal and opposite momentum. तो ये जो एयरफॉइल है इस पे भी एक इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लगेगा ऊपर की तरफ, ओके? तो जो एयर पार्टिकल आ रहा है इसे टकराया, डिफ्लेक्ट हुआ, तो इस पे भी एक मोमेंटम अपोज होगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है? तो बट ये थियरी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एयर स्ट्रीम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स अगर ऐसे ऐसे ही हम सोचे कि वो टकरा रहे हैं एंड देन लिफ्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे तो बहुत रैंडम मोशन करने लग जाएंगे एयरफॉइल, पूरा विंग, समझ रहे हो? ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे तो कितने रैंडम मोशन में टकरा सकता है एयरफॉइल। जैसे ऐसे टकराया तो नीचे जाएगा, ऐसे टकराया तो ऊपर जाएगा, मतलब ये एकदम रैंडम मोशन में तुम्हारा एयरफॉइल ट्रैवल करेगा। तो इसीलिए इनकरेक्ट थियरी है। बट आगे भैया बढ़े। आप नहीं सोच सकते जैसे कि वो जो मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं विंग को, वो बहुत छोटे हैं इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द विंग एंड साइज ऑफ द विंग, तो इसलिए बट उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसा सोच सकते हैं ना? सी ऐसा सोच सकते हैं हम, बट बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, ऊपर भी है, आगे भी है, पीछे भी है। तो अगर इन्होंने तो सिर्फ एक दिखा रखा है, मान लो ये स्ट्रीम, इसके जो एयरफॉइल के जस्ट नीचे स्ट्रीम्स है एयर के, वो टकरा रहे हैं, तो ये ऊपर जनरेट किया फोर्स, ठीक है? मान लो ऊपर वाले भी टकरा रहे हैं तो नीचे फोर्स जनरेट होगा, मान लो आगे वाले भी टकरा रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स जनरेट होगा, समझ रहे हो? हाँ भैया, हाँ समझ रहा हूँ। एक मिनट, आप वापस समझा दो, भैया वो नेटवर्क इशू ग्लिच की वजह से मैं सुन नहीं पाया था उस समय। ओके, तो स्किपिंग स्टोन थ्योरी। स्किपिंग स्टोन थ्योरी क्या बोलता है कि अगर तुम किसी एक पार्टिकल को किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट फेंकोगे और वो अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमें ऑफ कोर्स है कि उतना ही नेट इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम फेस होगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, राइट? हाँ बिल्कुल। तो ये जो ऊपर वाला लिफ्ट जनरेट हो रहा है, ये इसके मोमेंटम डिफ्लेक्शन की वजह से ही जनरेट हो रहा है, राइट? तो ये इनकरेक्ट थ्योरी क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे ही स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऊपर भी होंगे तो ऊपर भी डिफ्लेक्ट होगा एंड देन हमें लिफ्ट जनरेट होगा,
अपोजिट साइड में, और यहाँ पर भी हो सकता है पार्टिकल, यहाँ पर भी लिफ्ट जनरेट हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब जो एयरफॉइल है, एक ही एयरफॉइल पे बहुत सारे रैंडम फोर्सेस जनरेट होंगे, तो ये बहुत ही केओटिक मैनर में मूव करेगा एयर फ्लो में। बिल्कुल, क्योंकि वो हाँ, अजीब सा मोशन होता भैया है, तो zigzag फिर होता है। शेप ऑफ द एयरफॉइल कुछ रोल प्ले नहीं कर सकता यहाँ पर? शेप ऑफ एयरफॉइल क्या? कुछ रोल नहीं प्ले कर सकता क्या कि मतलब वो उनको हाँ, जैसे कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए, तुम कोई लेकिन भी पूरा नहीं एयरफॉइल प्रॉब्लम तुम कोई भी एयरफॉइल का शेप ले लो, ये थियरी इनकरेक्ट होगा। हम वो बाद में आएंगे कि एयरफॉइल का शेप चेंज करने पे कैसे ऑप्टिमाइज होता है, वो तो बात की चीज है। ठीक है, ये बेसिक्स है। ओके। भैया आगे इसमें बढ़ो। अगर सारी डायरेक्शन में से टकराएगी मॉलिक्यूल हम्म। तो रिजल्टेंट लिफ्ट तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, वो भी इसीलिए तो इनकरेक्ट थियरी है ना, तब तो लिफ्ट ही जनरेट नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ ये इसीलिए तो इनकरेक्ट थियरी है। अगर सारे जगह से टकरा है तो फिर कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं हम। समझे? हाँ भैया। हेलो। ओके ओके, हाँ आगे बढ़ते भैया, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको एंड में समझेंगे। ऑल राइट, तो जो लिफ्ट जनरेट हो रहा है हमारे एयरफॉइल पे, वो कैसे जनरेट हो रहा है? वो इनफ है क्या कि हमारे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कर सके, वो एक स्टेडी लेवल फ्लाइट में वो उड़ा सके? तो एक इफेक्ट होता है, बहुत ही भयंकर सा नाम है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्वांडा इफेक्ट कहते हैं इसे। ये इफेक्ट में होता क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम किसी एयर फ्लो के इंटरेक्शन में रखते हो, तो वो जो एयर फ्लो है या जो फ्लूइड फ्लो है, वो ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके जाएगा, वो ऑब्जेक्ट को अटैच चिपक के जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसने क्या किया है, इसने पेपर के ऊपर से एयर फ्लो करा है, राइट? तो पेपर के ऊपर से एयर फ्लो करने पे ये जो पेपर है ये लिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर का एयर फ्लो है ये इसे ट्रेस करके जा रहा है, और यहाँ पर ये इसे ट्रेस करके जाने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंड देन इसके जस्ट बीनीथ हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसीलिए ये लिफ्ट अप हो जा रहा है। तो यही है क्वांडा इफेक्ट। ये एयर फ्लो एयरफॉइल में भी लगता है, ये हर जगह लगता है। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तुम किसी फ्लूइड फ्लो के इंटरेक्शन में लाओगे, वो चिपक के जाएगा अनइक्वल प्रेशर्स की वजह से, एंड देन वो ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट मोशन क्रिएट करता है। राइट? यहाँ पर कोई डाउट? भैया भैया ये इस ये क्वांटा foil इफेक्ट में और इनकरेक्ट थ्योरी में वन में डिफरेंस क्या है, समझ नहीं आया ढंग से। हाँ भैया, 1 और 2 में क्वांटा थ्योरी और इनकरेक्ट थ्योरी वन में। इनकरेक्ट थ्योरी 1 जो बर्नौली वाली थी। बर्नौली वाली तो इसलिए गलत है ना, क्योंकि हम वो इक्वेशन जो है वो हम दोनों स्ट्रीमलाइंस में लगा नहीं सकते। ठीक है, मतलब सी स्ट्रीमलाइंस तो ऐसे ही पास करेंगे, एयर फ्लो से ऐसे ही पास करेंगे, बट वो इक्वेशन हम लगा ही नहीं सकते। मतलब ये जो इनकरेक्ट थियरी है ये एक्सप्लेन कर रहा है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है चेंज इन वेलोसिटीज की वजह से। राइट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, बट वो इक्वेशन जिस तरह से बर्नौली लगा रहा है, डेल्टा पी करके हाफ रो वी स्क्वायर, जो लिफ्ट का इक्वेशन लिख रहा है वो गलत है। राइट? और ये जो क्वांडा इफेक्ट है ये समझा रहा है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी फ्लो रेजीम में इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, और वो कैसे उस पे फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि ये इसे ट्रेस करके जा रहा है, बट क्यों जा रहा है वो ये क्वांडा इफेक्ट बता रहा है। राइट? हाँ समझे? भैया, यस हाँ सर। हाँ अभी आपने बोला कि ऊपर वो लो प्रेशर हो जाएगा, नीचे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हाँ जैसे हाँ ये जो फॉइल लिए है इसमें तो दोनों साइड सेम सरफेस है, मतलब जो सरफेस की लेंथ है वो सेम हाँ। है। तो दोनों को जो पार्टिकल्स को ट्रेवल करने में टाइम तो सेम ही लगना चाहिए ना भैया। मतलब कोई फास्ट और कम तो होगा नहीं, तो फिर भैया प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा? कौन से 9th स्लाइड में ये वाले? नहीं नहीं, ये जो कोंडा इफेक्ट में जो फोटो है ना, ये वो हम्म जो फॉइल लिया है हम्म। ये एकदम रेक्टेंगुलर है, तो ऊपर और नीचे बराबर है भैया। तो भैया जो इसमें पार्टिकल ये इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ना, ये इफेक्ट में होता क्या है कि मान लो तुम्हारा, एक सेकंड ना, हाँ मान लो तुम्हारा एक एयर फ्लो है, ठीक है, एक जेट लगा दो इसके मुंह के आगे, और यहाँ से पानी निकल रहा है,
ठीक है। और इसके ऊपर भी हवा है, नीचे भी हवा है, दोनों तरफ हवा है, तो दोनों तरफ का जो फोर्सेस लग रहे हैं जेट पे, ये तो स्ट्रेट ही जाएगा। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया ये फ्लो के विसिनिटी में, फ्लो के जस्ट एडजेसेंट, तो यहाँ पर जो हवा है ना वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो ये हवा कम हो गया तो यहाँ पर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, और जो ऊपर वाले एयर स्ट्रीम है वो तो है ही, तो वो क्या करेंगे, यहाँ जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पर लेस प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ ये जो फ्लो है ये इसे ट्रेस करके जाएगा, और जब ये फ्लो इसे ट्रेस करके जाएगा तो ये इसे लिफ्ट कर देगा। अच्छा ठीक है। समझे? हाँ मतलब एक सुन लो, मतलब ये है कि अभी ऐसा नहीं हो कि तुम लोग बोर हो जाओ डाउट डाउट पूछते पूछते ही। तो हो सकता है कि हम सारे डाउट एंड में भी ले सकते हैं, मतलब हाँ एक हाँ बार एंड कवर में, हो जाए। हाँ एंड में भी पूछ सकते हो तुम। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले समझ लो, फिर तो है ही। ओके आगे बढ़े। यस भैया। ओके, तो विंग प्लेनफॉर्म समझते हैं। अच्छा, विंग प्लेनफॉर्म होता क्या है? विंग प्लेनफॉर्म एक विंग आउटलाइन होता है। अगर हम कोई विंग को ऊपर से देखें तो उसका जो शेप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो होता है विंग प्लेनफॉर्म। अब ये जो प्लेनफॉर्म होता है इसमें रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लेनफॉर्म होता है, स्वेप्ट प्लेनफॉर्म होता है, डेल्टा, टेपर्ड एंड एलिप्टिकल। ये सब के अलग 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 प्रॉज एंड कॉन्स है। ठीक है, एलिप्टिकल देख सकते हो कि एलिप्स शेप का दिख रहा है हमें ऊपर से विंग, और यहाँ से टेपर्ड। टेपर्ड मीनिंग क्या होता है कि विंग का टर्मिनोलॉजी होता है कि ये जो सेंटर वाला होता है इसे हम रूट कॉर्ड बोलते हैं, और ये जो टिप होता है उसे हम टिप कॉर्ड बोलते हैं, राइट। और ये जो अनइक्वल डिस्टेंस है यहाँ पर रूट कॉर्ड और टिप कॉर्ड में डिस्टेंस अलग है, ये ज्यादा ये कम है, तो इस शेप को हम टेपर्ड बोलते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रूट कॉर्ड और टिप कॉर्ड दोनों का कॉर्ड लेंथ सेम होता है। कॉर्ड लेंथ तो पता ही होगा ना, एयरफॉइल पे समझाया था हमने, कट किया एयरफॉइल का जो लीडिंग है जो ट्रेलिंग है जो कनेक्ट कर रहा है लाइन, दैट इज कॉर्ड लेंथ, राइट। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का विंग, स्वेप्ट, डेल्टा, एलिप्टिकल, टेपर्ड, राइट। यहाँ पर कोई डाउट? ये ऊपर से देखने पे हमें ऐसा विंग दिखेगा। हम जो नॉर्मली एयरलाइंस में देखते हैं वो स्वेप्ट के टाइप होता है ना भैया? हाँ I वो guess। स्वेप्ट होता है, हाँ हाँ। वो स्वेप्ट होता है। उसका अलग होता है प्रॉज एंड कॉन्स, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। ओके, अब अरे टेल फर्स्ट समझ ईयर लेते हैं। अपना एक एक ग्रुप था एएमसी रिफाइंड वाला, उसमें कोई नहीं है तो वो मेरे को पीएम कर दे। वो मतलब सबके लिए नहीं है, वो मेरे को जस्ट मैसेज करे, मैं उसको लिंक दे दूंगा क्योंकि चैट बॉक्स एक्सेस नहीं हो पा रहा है। हाँ अभिषेक कंटिन्यू। ओके ओके, अब सोचो टेल समझ लेते हैं। टेल तो सबको पता होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स तो डिस्कस कर लिए मयंक भैया ने। तो जो टेल होता है वो, यहाँ पर तो मैंने 4 टाइप के टेल्स बताया है। पहला टेल है दैट इज कन्वेंशनल टेल, इसे हम इन्वर्टेड टी टेल भी बोलते हैं, उल्टा टी शेप का होता है ये। और सेकंड टेल जो होता है दैट इज परफेक्ट टी, राइट। और ये जो थर्ड है ये क्रूकी फॉर्म टेल होता है, ये दोनों के बीच का टेल होता है। मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर लगा होता है ये एकदम टिप पे लगा हुआ है, और ये एकदम रूफ पे लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो लगा होता है टेल दैट इज क्रूकी फॉर्म टेल, राइट। एंड दिस इज वी टेल। अब ये सब टेल का अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। कन्वेंशनल टेल में, कन्वेंशनल टेल बहुत ही अच्छा स्टेबल देता है एयरक्राफ्ट को, और ये लाइट वेट भी होता है, और जनरली 60 to 70% कमर्शियल प्लेन यही टेल यूज करते हैं, ऑलराइट। और ये जो टेल होता है टी टेल जनरली हैवी बंकर एरोप्लेन्स में यूज होता है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा पेलोड लेके जाना होता है। ये टेल बहुत ही हैवी होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल टेल, बट अगर एयरक्राफ्ट पहले से ही हैवी है, थोड़ा और वेट बनाना है, तो हम ये टी टेल अफोर्ड कर सकते हैं। ये टी टेल बहुत ही एफिशिएंट होता है, क्योंकि एक वर्ड आएगा आगे जब तुम बुक्स पढ़ोगे बहुत सारे, तो डाउन वॉश करके एक वर्ड आएगा। डाउन वॉश क्या होता है? डाउन वॉश विंग्स की वजह से जनरेट होता है। मतलब विंग्स से जो एयरफॉइल नीचे जा रही है वो ये टेल पे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए उसको उसके ये इफेक्ट से बचाने के लिए हम इसे ऑफसेट कर देते हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो देख सकते हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो है ये विंग से कुछ डिस्टेंस पे ऑफसेट है, मतलब इसका जो इफेक्ट आएगा ये टेल पे, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे जरा भी नहीं आएगा।
और ये क्रूकीफॉर्म टेल दोनों के बीच में है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर इसको कमर्शियल प्लेन्स में नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर एक कॉस्ट फैक्टर आ जाता है। एंड देन पहले से ही बहुत सारे महंगे कंपोनेंट्स लगे इसमें, ये तो स्मॉल स्केल है थोड़ा, तो इसमें हम अफोर्ड कर सकते हैं। वी टेल जो होता है वो थोड़ा लेस वेटेड होता है कंपेयर टू इन्वर्टेड टील एंड टी टेल, और कंपेयर टू क्रूकीफॉर्म टेल से भी, क्योंकि इसमें से 2 कंट्रोल सरफेसेस है। एंड देन ये स्टेबिलिटी भी अच्छा देता है। और ये वी टेल वैसे जनरेट ये कैसे बनता है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर टेल है, वर्टिकल टेल एंड हॉरिजॉन्टल टेल। इसका ये दोनों जो टेल का जो कंपोनेंट आएगा, जो रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा, कंट्रोल सरफेस का जो रिजल्टेंट कंट्रोल सरफेस आएगा, वो ये वी टेल किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से डायहेड्रल एंगल पे होता है, राइट। यहाँ पर डाउट है क्या कि वी टेल कैसे, हम कंपोनेंट कैसे ले रहे हैं? हाँ भैया बता दीजिए प्लीज। देखो, ये वी टेल होता क्या है बेसिकली, एक होता है वर्टिकल टेल और एक होता है हॉरिजॉन्टल टेल। ये दोनों दो जो मैं सेमी कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों का जो तुम रिजल्टेंट लोगे तो ये वाला टेल जनरेट होगा, और जब उस साइड का रिजल्टेंट लोगे तो ये वाला टेल जनरेट होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये इन्वर्टेड टी टेल का एक मिक्स्ड वर्जन है, ठीक है, जो कि वेट भी कम कर दे रहा है और एरिया भी कम कर दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अच्छा, तो ये ड्रैग इंक्रीज करता है क्या? ड्रैग अगेन एरिया पे आ जाता है, तो अगर हम इसका एरिया कम रख पाते हैं तो ड्रैग कम हो जाएगा। ड्रैग के बहुत सारे पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है। आगे तुम पढ़ोगे, वेटेड एरिया आता है एंड देन रेफरेंस एरिया आता है, वो सब आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेल हमारे मॉडल के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ड्रैग कम करेगा, कौन सा हैवी रहेगा एंड देन कौन सा लाइट रहेगा, राइट। भैया ऐसा वो कुछ YF23 प्लेन में टेल्स ही नहीं थे। हाँ, वो तो टेल प्लेन होता है, वो मतलब उसमें एलिवॉन्स लगे होते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हो कि एलिवेटर्स लगे हुए हैं, एलेरॉन्स भी लगे हुए हैं। टेललेस प्लेन में एलिवॉन्स लगे होते हैं जो दोनों को काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, आगे बढ़े। भैया 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 एक लास्ट डाउट भैया, ऐसा कोई चांसेस है कि स्पेसिफिक विंग के लिए स्पेसिफिक टेल का कॉम्बिनेशन सही रहता है? हाँ, वो तो हम जब डिजाइन हम तैयार करते हैं ना, तो टेल का सरफेस एरिया तो आ ही जाता है हमें, और देन कौन सा टेल रखना है वो हमें सिमुलेशंस बताएगा। हम सिमुलेट करते हैं, देन कौन सा टेल ज्यादा एफिशिएंट है वो सिमुलेशन के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ समझ गया भैया। आगे बढ़ते हैं। देन विंग टाइप्स होता है, वी हैव लो विंग्स, वी हैव मिड विंग्स एंड वी हैव हाई विंग्स, देन इन्वर्टेड गर्ल विंग, डायहेड्रल, एनहेड्रल विंग। सबके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजलाज तो बता ही दिया है मयंक भैया ने कि ये स्केलेटन बॉडी होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सियल मूवमेंट ऑफ प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 टाइप का होता है। तो अगर एक हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ले लें तो इस एक्सिस के अबाउट प्लेन रोल करता है, राइट। और अगर हम नॉर्मल एक्सिस ले लें तो इस प्लेन के अबाउट प्लेन यॉ करेगा, ठीक है। ऑल्दो ये पूरा इस प्लेन में रोल कर रहा है, बट हम उस मोशन को यॉ मोशन बोलते हैं। एंड देन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द विंग स्पैन, अलोंग द विंग, ये पिच अप पिच डाउन करेगा, मतलब पिच अप पिच डाउन ये वाले प्लेन में, राइट। तो ये बेसिक मोशन ऑफ प्लेन है, इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये मोशन जनरेट कैसे हो रहा है? जो हमारा रोल मूवमेंट हो रहा है वो हमें एलेरॉन्स के डिफ्लेक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है। एलेरॉन्स क्या करते हैं? ये एलेरॉन्स जो होते हैं ये विंग पे अटैच्ड होते हैं, ट्रेलिंग एज पे अटैच होते हैं। इसका कुछ कॉर्ड लाइन का कुछ पार्ट से हम बनाते हैं इसे, और ये एक तो जब ये डिफ्लेक्ट होता है, जैसे अगर मान लो लेफ्ट विंग का एलेरॉन अप डिफ्लेक्ट हुआ और राइट विंग का एलेरॉन डाउन डिफ्लेक्ट हुआ, तो प्लेन जो है तुम्हारा वो इनसे ही पूछो एंटी क्या क्लॉक। होगा। हाँ ठीक है, तुम बताओ जब हम लेफ्ट विंग का एलेरॉन
पिच करेंगे और राइट वाले विंग का एलरॉन नीचे रखेंगे तो कैसा मोशन जनरेट होगा? थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जितना अभी समझे हो। लेफ्ट की तरफ रोल हो जाएगा। हाँ लेफ्ट की हाँ, तरफ एक हाँ वो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा उस एक्सिस के अलोंग। हाँ, जहाँ हाँ पे उस पिच सेकंड होगा उस तरफ रोल होगा। टेल टू रोल होगा, बट क्लॉकवाइज जिस साइड मूवमेंट होगा। डाउन होगा उस साइड रोल होगा, मतलब उसी साइड नीचे जाएगा। अब एक एक्सिस एंटी के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट क्लॉकवाइज करेगा, होगा बट वो पूरा रोटेशन नहीं होगा शायद। ना, मैंने फुल डिफ्लेक्शन किया है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितना रोटेट होगा, कितना डिग्री होगा, कैसे होगा। मैं खाली पूछ रहा हूँ कि दो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज रोटेट होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा। पीछे से देखने में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। श्योर श्योर। भैया एक बार फिर से यस भैया। कंडीशन एक बोलो बार प्लीज। भैया एक बार क्वेश्चन वापस बोल दो आप। क्वेश्चन ये है कि जो लेफ्ट वाला विंग है उसका कंट्रोल सरफेस जो एलिवेटर है वो हम अप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एंगल के साथ, और जो राइट वाला विंग है उसको उसका एलिवेटर हम डाउन डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये अप ये डाउन। भैया एलिवेटर आई गेस एंटी क्लॉकवाइज ही रोल होगा। क्लॉकवाइज। जिसमें भी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जिसने भी बोला था वो करेक्ट था। ठीक है। भैया हाँ ओके भैया, गॉट माय मिस्टेक, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसका फोर्स लगेगा इस वजह से। हाँ एक्चुअली हाँ में जो राइट वाला विंग का जो एलिवेटर तुमने जो डाउन किया है ना वो ज्यादा लिफ्ट जनरेट करेगा एज कम्पेयर टू अपर वाला ये राइट लेफ्ट वाले विंग से। ठीक है। लेफ्ट वाला विंग का जो कंट्रोल सरफेस है वो हमने अप पिच किया है, तो यहाँ पर एक डाउन फोर्स लगेगा और यहाँ पर लिफ्ट लिफ्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि इसका जो जो एयर फ्लो है वो और नीचे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसे और मोमेंटम मिलेगा राइट वाले विंग को ऊपर की तरफ। तो ये अपने ये वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट। और एलिवेटर पिच डाउन करोगे तो तुम्हारा लिफ्ट बढ़ेगा, देन तुम्हारा लिफ्ट बढ़ेगा तो नोज अप मूवमेंट होगा। और अगर एलिवेटर पिच अप करोगे तो ये वाले टेल पे नीचे की तरफ, एलिवेटर पिच डाउन करोगे तो ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ेगा तो पिच डाउन होगा, सॉरी। और अगर एलिवेटर तुम पिच अप कर रहे हो तो लिफ्ट नीचे की तरफ जनरेट होगा एंड देन तुम्हारा नोज अप पिच भैया होगा। जरा अप डाउन में मिक्सअप हो गया मतलब। जब तुम्हारा एलिवेटर तुम ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करोगे तो तुम्हारा जो टेल जो लिफ्ट जनरेट करेगा वो नीचे की तरफ करेगा। ठीक है। हाँ भैया और सर तुम्हारा जो नीचे की तरफ लिफ्ट जनरेट करेगा तो सीजे के अकॉस टॉर्क जनरेट होगा एंड देन तुम्हारा नोज अप पिच होगा। और अगर हम एलिवेटर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जनरेट होगा तो सीजे को अक्रॉस ऐसा मोशन क्रिएट होगा तो नोज डाउन। समझे? इसे हाँ हम भैया। नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। रडर लेफ्ट राइट करोगे तो यॉ मूवमेंट क्रिएट होगा, राइट। और वो कैसे क्रिएट होगा वो सेम फंडा तुम लगा सकते हो एलरॉन्स वाला। ठीक है। अगर लेफ्ट जाएगा तो स्ट्रीम यहाँ पर फेंकेगा, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा तो प्लेन यॉ करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। भैया जैसे जो प्लेन है अपना, तो इसमें भैया प्रोपेलर्स होते हैं, तो इसमें भैया जो हमें पिच की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब जैसे हेलीकॉप्टर होता है उसमें तो समझ में आता है कि हम डाउन करेंगे, पिच डाउन करेंगे तो हेलीकॉप्टर आगे जाएगा, पर इसमें तो प्रोपेलर्स हैं आगे जाने के लिए, तो इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं एलिवेटर? एलिवेटर पिच अप करने के लिए ना, क्योंकि हमें क्लाइंब भी तो करना है। तुम प्रोपेलर चालू करके छोड़ दोगे रनवे पे तो क्या प्लेन उड़ेगा? हाँ बताओ। हाँ नहीं उड़ेगा ना। तो एलिवेटर चाहिए ही ना हमें। हमें एलिवेटर क्यों चाहिए? क्योंकि वो एक एंटी टॉर्क जनरेट करे सीजी के अक्रॉस और ये नोज को ऊपर करे। नेक्स्ट वाले डायग्राम में अच्छे से समझेगा। जो टेल काम क्या कर रहा है, ठीक है। टेल यहाँ पर कर क्या रहा है, ये प्लेन का सीजी है, ठीक है। वेट यहाँ पर एक्ट होता है हमेशा। लिफ्ट ये रट लो, ठीक है, कि जो लिफ्ट फोर्स होता है वो सीजी के पीछे होता है। अगर तुम लिफ्ट फोर्स जो जनरेट होगा ना, जो भी जनरेट होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, वो सीजी के पीछे ही होगा। तो जो लिफ्ट, ये तो पता चल गया कि जो विंग का लिफ्ट जनरेट हो रहा है वो सीजी के अक्रॉस ऐसा मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज, राइट। तो ये क्लॉकवाइज को काउंटरैक्ट करने के लिए, मतलब प्लेन नोज डाउन होगा, तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए तुम्हारा टेल होता है। टेल क्या करता है? टेल नेगेटिव लिफ्ट जनरेट करता है, देन सीजी के अक्रॉस ये एक पॉजिटिव टॉर्क जनरेट करता है। कर्ल, फिंगर कर्ल करोगे तो थंब ऊपर आएगा,
आर क्रॉस एफ, समझ रहे हो ना? ये सीजी के अक्रॉस ये फोर्स का टॉर्क कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और ये जो लिफ्ट रहेगा ये सीजी के अक्रॉस कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल फ्लाइट में कैंसिल हो जाता है, इसीलिए प्लेन स्टेडी मोशन में होता है। और अगर पिच अप करना है हमें तो हम क्या करेंगे? लिफ्ट और जनरेट करवाएंगे ताकि ये नोज अप रहे। यहाँ पर किसी को डाउट? ऐसे ही क्वेश्चन होंगे तुम्हारे उसमें, मतलब प्लेन स्टेबल कैसे है जो टेस्ट होगा तुम्हारा, तो मतलब थोड़ा केयरफुली रहो। हाँ मतलब सुनते रहो, मतलब थोड़ा कोऑपरेट करो। आसानी है, इतना टफ नहीं है। देखो बेसिक टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क मोशन ही लग रहा है जो तुमने पढ़ा है। लिफ्ट पीछे है सीजी के अक्रॉस, तो लिफ्ट जो है क्लॉकवाइज मोशन का क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और टेल तुम्हारा एंटी टॉर्क मोशन दे रहा है। तो अगर ये दोनों टॉर्क कैंसिल हो गए तो प्लेन स्टेडी मोशन में रहेगा। और अगर पिच अप कराना है, हमें क्लाइंब कराना है, तो हम टेल को थोड़ा डिफ्लेक्ट करा देंगे डाउनवर्ड ताकि ये और लिफ्ट जनरेट करे और नोज अप रखे। और अगर नोज डाउन करना है तो एलिवेटर अप करा दो। एलिवेटर अप करेंगे तो स्ट्रीम ऑफ एयर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे, एंड देन टेल को न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलेंगे। भैया ग्राउंड पे तो हम व्हील्स की मदद से कर सकते हैं, बट फिर इन एयर कैसे करेंगे? हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ग्राउंड पे मैं क्या कह कर रहा था सकते कि ग्राउंड पे तो हमारे पास जैसे एरोप्लेन होते हैं, व्हील्स होते हैं, तो उनकी वजह से वो थोड़ा टेल को नीचे की तरफ करके अपलिफ्ट हो जाती है, नहीं टेक ऑफ ले लेती है। बट जब इन एयर है तो फिर वो कैसे करेगी एक तरीके से? क्योंकि उस समय तो हमें नहीं मिलेगा ना सपोर्ट उस तरीके से। हैं? ये सारा काम जो है वो टेल पे जो तुमने एलिवेटर्स देखे थे ना ऊपर वाले में, वो कर रहा है हाँ भैया। बेसिकली। और जो ओके प्लेन टेक ऑफ करता है उस पे भी व्हील्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि व्हील नीचे हो जाती है तो वो नोज अप हो जाता है। वो जस्ट बिकॉज कि प्लेन का जो विंग का डिजाइन ऐसा है ना कि मतलब वो इतनी तेजी से आगे जा रहा होता है, दैट एक्सेलरेशन की वजह से वो, मतलब तुमने देखा होगा कार भी अगर कभी एक्सेलरेट करती है तो अचानक से तुम्हें पीछे धक्का लगेगा और पीछे के टायर्स में थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है, मतलब उठ सी जाती है अगर देखा हो तो। हाँ फास्ट एंड हाँ। फ्यूरियस में देखा होगा तो आगे के टायर्स उठ भी जाते हैं बिल्कुल, लिटरली इतना हम्म ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। सो हम्म इसीलिए प्लेन इस वजह से भी थोड़ा सा दब जाता है पीछे की तरफ। बट मेन जो रिस्पॉन्सिबल है नोज अप नोज डाउन करने के लिए वो टेल पे जो एलिवेटर्स हैं उनका काम है, वो करते हैं ओ- सारा। ओके भैया। अभिषेक तो फिर इसके आगे का मैं ही टेकअप कर लेता हूँ, ठीक है? ऑलराइट अभिषेक भैया। पता नहीं। हेलो हेलो, और हाँ कोई हाँ। डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट? टेल क्या कर रहा है, देन मोशन। मतलब कि भैया ये जो टेल है ये हमारा कार का जैसे रियर स्पॉइलर होता है वही काम कर रहा है ना, डाउन फोर्स जनरेट करेगा। हाँ हाँ हाँ, वही काम कर रहा है ये। जो स्पॉयलर्स कार्स में यूज होते हैं, कार्स में भी लिफ्ट जनरेट होता है, तो स्पॉयलर्स क्या करते हैं? नेगेटिव लिफ्ट जनरेट करते हैं ताकि वो ग्राउंड पे अटैच रहे व्हील्स, ठीक है? इसके आगे से मैं भैया को देना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है, जो हमारे आरसी मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, वो मयंक भैया एक्सप्लेन करेंगे। हेलो शेयर भैया। ऑफ कर। हाँ हाँ, मैं शेयर। ऑफ कर देता हूँ। दिख रहा है ना सबको? हाँ भैया। ओके सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 5 ही कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे प्रोपेलर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लैंडिंग गियर्स को भी ऐसा होता है कि प्लेन्स में वो अंदर जाते हैं देन बाहर आते हैं, तो वो सारे भी काउंट हो जाते हैं। देन पेलोड वगैरह जो तुम प्लेन में कैरी करोगे बेसिकली,
आरसी प्लेन्स में काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगे कि कहीं कंपटीशन में जा रहे हो तो वेट कैरी करना है, या फिर कोई लैंडिंग एरिया है उसके ऊपर से जाना है और उसे ड्रॉप करना है। तो एक ऐसा पेलोड बे बनाना होगा जिसमें ऐसे नीचे के डोर्स ओपन हो और वो मतलब जो भी तुमने कैरी कर रखा है उसे गिरा दो। तो वो सारे बहुत कुछ और भी होते हैं, बट बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं। तो एक-एक करके सारे कवर करते हैं। फर्स्ट ब्रशलेस मोटर है, तो दिस इज़ द मेन थिंग जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। तो इसे बीएलडीसी बोलते हैं बिकॉज़ इट्स अ ब्रशलेस डीसी मोटर जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड इस पे तुम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि इसके ऊपर 1000 केवी लिखी हुई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हर एक मोटर के कांस्टेंट्स होते हैं जो वैरी करते रहते हैं मोटर टू मोटर, अलग-अलग एप्लीकेशंस में अलग-अलग रेटिंग के मोटर्स यूज़ करोगे। एंड इसका मतलब यही होता है K तो एक कांस्टेंट ही है, सो इट्स बेसिकली 1000 आरपीएम पर वोल्ट। तो अगर मान लो मैंने जैसा एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि 12 वोल्ट की मैं सप्लाई दूँ इस मोटर को, तो ये 12,000 आरपीएम पे रोटेट करेगा जब ये नो लोड पे है। और यहाँ पे नो लोड का मतलब ये है कि इसके ऊपर मैंने कोई प्रोपेलर नहीं लगाया है, ये कोई थ्रस्ट जनरेट नहीं कर रहा है, ये बस रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर प्रोपेलर लगा देता हूँ, तो फिर ये थ्रस्ट जनरेट करेगा। तो इसका मतलब कुछ तो वो वर्क कर रहा है, तो वो वर्क मोटर ही कर रहा है ना, तो फिर वो 12,000 से डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 10,000, 8,000, 4,000, वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। तो ये चीज़ एक और चीज़ इस पे यही आती है कि अगर तुमने हायर केवी रखी तो ऑब्वियसली आरपीएम ज़्यादा होगा। लेकिन आरपीएम ज़्यादा कर दोगे तो टॉर्क कम हो जाता है। ये एक इनवर्स रिलेशन है कि केवी जितना ज़्यादा करते हो, टॉर्क उतना कम होता जाता है। एंड केवी जितना कम रखोगे, टॉर्क उतना ज़्यादा होता है। एंड ये चीज़ तुम अगर कॉलेज में होते तो ड्रोन्स अगर तुम बनाते, तो ड्रोन्स में जो मोटर्स यूज़ होते हैं दे आर अराउंड 2000, 2200, 300 समथिंग। और फिर जैसे ही प्लेन्स पे आते हैं तुम, फिर वो 800, 1000, 1200 मैक्स। तो ये चीज़ फ़र्क पड़ जाती है बिकॉज़ ड्रोन में 4 मोटर्स होते हैं और चारों ड्रोन का वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, छोटे वाले जो होते हैं, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा। एंड जबकि प्लेन में सिर्फ़ 1 प्रोपेलर है। अगर तुम 2 यूज़ करोगे तो फिर तुम कम उसको कर सकते हो ज़्यादा भी। बट अगर 1 प्रोपेलर वाला प्लेन है देन इट्स मतलब कम ही रखते हैं बिकॉज़ हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये बेसिक है मोटर का। एंड मोटर के साथ-साथ बैटरी भी तो चलो ठीक है, तो फिर ये जो 12 और वोल्ट जो इनवर्स रिलेशन है उसको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो आई गेस पढ़ेंगे, जो मोटर में उनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं वो लोग, उसका कर्व ही 1/x टाइप का आता है। तो फिर मतलब तुम जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो वहां पे देख सकते हैं। तो वैसे मतलब तुम्हारे लिए क्लब के लिए इतना ही इनफ है कि वो इनवर्स रिलेशन। ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो नेक्स्ट इज़ द बैटरी। सो ये जो 12 वोल्ट्स हैं ये कहाँ से आएँगे? ऑफ कोर्स बैटरी ही प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ करते हैं बिकॉज़ इसकी पहली तो कॉस्ट कम होती है, बाकी बैटरीज़ के कंपैरिज़न में। और ये अच्छे खासे रिचार्ज साइकिल्स दे देता है। तो इट्स क्वाइट अ गुड 400-500 टाइम्स इसे आई थिंक रिचार्ज कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे जो ये बैटरी है इसके ऊपर भी कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे, 4200 एमएएच, देन देयर इज़ 30 सी एंड देयर इज़ अ वोल्टेज 7.4 वोल्ट। तो एमएएच दिस इज़ द कैपेसिटी, 7.4 वोल्ट जो है वो बैटरी की टोटल वोल्टेज है एंड 30 सी इज़ द डिस्चार्जिंग रेट। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रखा है कि थर्ट अगर डिस्चार्जिंग रेट 1 सी है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर डिस्चार्जिंग रेट 2 सी है, तो इसका मतलब 30 मिनट्स में डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे डिस्चार्जिंग रेट उतनी ज़्यादा मतलब बैटरी उतनी जल्दी खत्म हो रहा है। बेसिकली वो चीज़ है यहाँ पे। तो 30 सी का मतलब है कि 2 मिनट के अंदर तुम इसे पूरा डिस्चार्ज कर सकते हो, इसकी इतनी कैपेसिटी है। एंड 2 मिनट में अगर तुम इसे डिस्चार्ज करते हो, देन यू सी दैट ये 126 एम्पियर्स का करंट दे सकता है। सो दैट इज़ क्वाइट ह्यूज। और ऐसा कभी-कभी होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ लाइक 2 डिजिट में एम्पियर्स चले जाते हैं। जब तुम्हें सडनली ऐसा होता है कि प्लेन अचानक से नीचे गिरने लगा एंड तुम्हें उसे कंट्रोल करना है, तो फिर तुम पूरा थ्रॉटल दे देते हो उसे और फिर उसे एलिवेटर को ऐसे नीचे की तरफ करके ऐसे ऊपर की तरफ मतलब उठाना है तुम्हें प्लेन को बेसिकली। तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़
दिस इज द डिस्चार्जिंग रेट। इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है बैटरी के बारे में। और ये जो 7.4 वोल्ट थे, ये बेसिकली 2 वोल्ट बैटरी है यहाँ पे। एक सेल का जो वोल्टेज होता है दैट इज 3.7, एंड ऐसे सीरीज में 2 या 3 सेल्स होते हैं जिन्हें लगा देते हैं, तो 2 सेल वाले का 7.4 हो जाएगा। एंड यूजुअली हम 3 सेल यूज़ करते हैं कंपेयर टू 2 सेल, क्योंकि हमें थोड़ी ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी उससे। एंड 3 सेल आई थिंक इसलिए भी बेटर होता है बिकॉज 2 सेल वाले में ये जो डिस्चार्जिंग रेट है ना, ये इस पे कुछ डिपेंड करता है। इसमें बैटरी की डेंसिटी वगैरह भी आ जाती है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि 2 से 3 सेल बैटरी यूज करेंगे। कोई डाउट्स इन दोनों चीजों में? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। सो दिस इज, अगर देखो, एक मैं ये डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मोटर दिख रही है तुम्हें, तो इस मोटर के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है। ये बेसिकली तुम्हारे मोटर की आरपीएम को कंट्रोल करेगा। तो तुम्हें कितना थ्रस्ट चाहिए, ये बेसिकली ये वही चीज़ कंट्रोल करता है। एंड थ्रस्ट किस पे डिपेंड करेगा? करंट फ्लो पे करेगा। तो वो करंट के फ्लो को ही कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे होगे 40 एम्प्स लिखे हैं, सो दैट इज द मैक्स करंट जो इसमें फ्लो करेगा, एंड दैट इज एट नॉट एट बर्स्ट मोड। अच्छा, तो ये एक मोड होता है इस चीज़ में कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बेसिकली इसमें ऐसा है कि मान लो इसकी रेंज दी हुई है यहाँ पे 40 एम्प्स, एंड समहाउ तुम्हारा जो मोटर है वो 50 एम्प्स रिक्वायर कर रहा है, मतलब उसे चाहिए इतना और वो ले रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब 40 से जस्ट एक ज़्यादा हो तो मोटर जली जाए। उसपे एक लिमिट होती है उससे आगे 10-20 एम्प्स की, जिसमें वो बर्स्ट मोड में चलता है। एंड उसमें उसे आई थिंक नॉट मोर देन 5 और 10 सेकेंड्स, मतलब उससे ज़्यादा चलाओगे तो वो जल जाएगा, बट तब तक वो हैंडल कर लेता है। सो दैट इज समथिंग जिसमें प्लेन के ईएससीज नहीं जाने चाहिए, मतलब उतना ज़्यादा करंट आना ही नहीं चाहिए। ऐसा जब भी डिज़ाइन करो प्लेन को तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, एंड ईएससी का मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ये है कि तुम लोग एक कन्वर्टर है बेसिकली। जैसे तुम्हारे पास कुछ सर्टेन वोल्टेज है और तुम्हारे को डिफरेंट वोल्टेज डिजायर है, तो जो हमारा बैटरी होता है वो डीसी वोल्टेज रहेगा, मतलब डीसी रहेगा बैटरी, तो डीसी का होता है। तो लेकिन जो हमारा बीएलडीसी मोटर होता है उसमें पल्सेटिंग डीसी यूज होती है, और विच इज अ काइंड ऑफ एसी एक्चुअली। सो हमारा हमें एक कन्वर्टर चाहिए बीच में जो कि हमारा डीसी करंट को पल्सेटिंग एसी में कन्वर्ट करे। तो वो काम करता है हमारा ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अब हम ऐसा कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी चेंज कर रहे होते हैं। उसके लिए एक जो सेकंड वायर है ना, मतलब दो तो जो रेड और ब्लैक वायर है, लेकिन जो थर्ड वायर है वो सिग्नल वायर है, बेसिकली उससे कनेक्टेड होगा रिसीवर से, या फिर हमारा ड्रोन है तो उसमें फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है। तो हम बेसिकली सिग्नल के थ्रू हम उस जो जो पावर आ रही है हमारी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा बेसिकली ये कन्वर्टर है जो डीसी को एसी में दे रहा है, या फिर डीसी को 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है जो फ्लाइट कंट्रोलर है। ठीक। ओके, नेक्स्ट सर्वो मोटर्स हैं। तो ये जो कंट्रोल सर्फेसेस तुमने देखे थे यहाँ पे, इनको तुम कैसे मूव करोगे? असली प्लेन में तो अंदर में ही मोटर्स होते हैं, मतलब उन जो टेल है या फिर विंग है उसके अंदर ही कुछ कुछ रहती है मैकेनिज्म उनकी। बट इन आरसी प्लेन्स हम क्या करते हैं कि हम सर्वो मोटर्स का यूज करते हैं। तो इन मोटर्स का काम यही होता है कि ये जो रोटेशन है उसको फिक्स करता है, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन ही देते हैं इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल मोटर जो पूरा रोटेट कर जाता है। ये पूरा नहीं करता। इस वाले में मान लो 30 डिग्री का ही चाहिए या 45 डिग्री का रोटेशन तुम्हें चाहिए, तो फिर तुम्हें सर्वो मोटर्स यूज करनी होगी। एंड इनसे हम इन्हीं को यूज कर मतलब कंट्रोल करते हैं, जो एलेरॉन्स थे, रडर्स थे एंड दी एलिवेटर्स। तो इनका बस इतना ही काम है। देन वी हैव द आर एक्स टी एक्स पेयर। ओके, इसको मैं इधर, हाँ। तो एक ट्रांसमीटर रिसीवर, इट्स क्वाइट सिंपल। रिसीवर को तुम्हें प्लेन में लगाना होगा, एंड इसमें काफ़ी सारे तुम्हें चैनल्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 8 तक जा रहे हैं। तो इन सब का कुछ कुछ मीनिंग है, सब में अलग अलग मतलब फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा।
ट्रांसमीटर का यही काम है। इसमें जॉयस्टिक्स हैं, दो दो दिख रहे हैं तुम्हें, एंड यहाँ पे इन जॉयस्टिक से तुम थ्रॉटल चेंज कर सकते हो, तुम एलिवेटर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब तो जब तुम प्लेन बना लोगे उसकी बाद की चीजें हैं, इनमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम इनसे पूछने भी नहीं वाले कुछ इनफैक्ट RX-TX के बारे में। ओके, सो दिस इज द मेन सर्किट। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें 6 चैनल का RX, ये 6 है, उसमें 8 था। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 1, ऐसे अलग अलग चैनल्स हैं, थ्रॉटल के, एलेरॉन्स के, एलिवेटर्स के, रडर के, गियर्स के, या फिर कुछ और तुम्हें ऐड करना हो, कोई पेलोड बे का मतलब ऐसे बॉक्स ओपन हो या क्लोज हो, तो उसके लिए एक और प्रोवाइडेड रहता है। एंड और भी बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा चैनल्स वाले भी। ये बेसिक सर्किट है। बैटरी को कनेक्ट करते हो ESC से, देन इट गोज टू द मोटर, एंड देन देर इज सिग्नल वाली वायर जो ज्ञानेंद्र भैया ने बताई थी, तो वो यहाँ से ऐसे जाके अंदर जाती है। देन देर आर द बिल्डिंग मटेरियल्स। तो हम 4 तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं अभी तो फिलहाल कॉलेज में, क्लब के अंदर ये 4 ही यूज होते हैं। जो हमारा प्लेन था वो बालसा वुड से बना था, जो हमने बनाया था। एंड अभी फिलहाल द वन विच इज मोर चीपर एंड मच बेटर टू यूज, जिसके तुम काफी बार बना सकते हो, तो दैट इज द कोरोप्लास्ट। ओके, इट्स द कॉरुगेटेड शीट। ये काइंड ऑफ प्लास्टिक सी होती है, बस 2 लेयर होते हैं बीच में। इनके बारे में ज्यादा कुछ मैं क्या ही बताऊं। स्टायरोफोम इज लाइक अ हार्ड थर्मोकॉल, जिससे विंग डिजाइन कर सकते हो तुम अपने। डेप्रॉन इज क्वाइट सिमिलर टू दी स्टायरोफोम, एंड इन दोनों का मिक्स है, मतलब एक तरीके से इसका और इसका, इससे डेप्रॉन समझ लो। बालसा वुड इज नॉर्मल वुड, ये बेस्ट है इनफैक्ट, बट इट इज कॉस्टली एज वेल। तो ये थोड़ा टफ भी है, इसको तुम्हें लेजर कटिंग से बनाना पड़ता है, ऐसे कटवट करोगे तो टूट फूट जाएगा। ओके, सो देन मान लो कि तुम्हारा प्लेन पूरा रेडी हो गया, तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने सारे विंग्स लगा दिए, टेल लगा दिया, मोटर्स लगा दिए, कनेक्शंस कर दिए, रेडी टू फ्लाई। बट तुम्हें 2 चीजें टेस्ट करनी है इसके अंदर। द फर्स्ट थिंग इज द रोल टेस्ट। रोल टेस्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, एक फिंगर को मोटर के जो टिप है उस पे रखो, एंड एक फिंगर को जो टेल है, मतलब जो पीछे का पार्ट, वहां पे रखो, एंड देन यू लिफ्ट द प्लेन। फिर तुम्हें देखना है कि प्लेन जो है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है या राइट की तरफ टिल्ट होता है। आइडियल केस में ऐसा होना चाहिए कि प्लेन टिल्ट हो ही ना, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहे। दैट इज व्हाट वी वांट। वरना ऐसा हो गया तो फिर जब उड़ाने जाओगे वो जिस तरफ टिल्ट हो रहा है उस तरफ घूमता चला जाएगा, तुम्हें फिर उसे कंट्रोल करना पड़ेगा अलग से, तो वो स्टेबल नहीं हुआ ना। तो दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड इज द CG टेस्ट। तो CG में क्या करना होता है कि जैसे इसमें इमेज में दिख रहा है कि एक फिंगर को जो थिकेस्ट पार्ट होता है ना, वहीं पे अराउंड CG होती है, थोड़ी सी आगे होती है, तो तुम मतलब थिकेस्ट पार्ट पे ही ले लो एक तरीके से, एंड वहां पे तुम ऐसे दोनों तरफ से फिंगर्स रखो एंड देखो कि प्लेन सीधा है कि नहीं, मतलब आगे की तरफ झुक तो नहीं रहा या पीछे की तरफ झुक तो नहीं रहा। एंड ये चीज तुम एक और टेस्ट से कर सकते हो, दैट इज द ग्लाइड टेस्ट या डाइव टेस्ट, जो भी बोलो, कि अगर तुम प्लेन को हाथ से फेंकते हो तो इसका जो ये बीच का बिहेवियर है D वाला, दैट इज द डिजायरेबल वन। प्लेन को इस तरह का मोशन देना चाहिए। अगर वो बहुत जल्दी नीचे गिर जा रहा है तो फिर ये गलत है, और अगर वो आगे चला जा रहा है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो फिर ये भी गलत है। तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये चीज को तुम्हें करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली वेट का ही खेल है। तो अगर CG का ऐसा कुछ इशू है तो प्लेन के अंदर तुम्हें कुछ एडिशनल वेट डालने होंगे। मान लो वो पीछे की तरफ ज्यादा है तो आगे की तरफ थोड़ा सा कुछ डाल दो, या आगे की तरफ ज्यादा है तो पीछे कुछ वेट डालो, उससे बैलेंस कर लो। सो दैट्स इट। प्लेन के बारे में इतना ही था। आई गेस तुम लोग अब खुद का प्लेन भी बना और सकते भैया हो। रोल टेस्ट एक बार फिर से बता दीजिए। तो रोल में करना क्या है, रोल मोशन तो तुमने देखा होगा जो मैंने दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। रोल मोशन इज समथिंग विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ फ्यूजलाज। तो मतलब प्लेन किधर किधर, मतलब लेफ्ट और राइट, जो अगर मैं आगे से देखूं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन है, दैट इज द रोल मोशन। तो हम क्या चाहते हैं कि जब मैं प्लेन को सामने से और पीछे से ऐसे पकड़ के रखूं, तो प्लेन लेफ्ट या राइट की तरफ झुकना नहीं चाहिए, वो सीधा रहना चाहिए।
मतलब द वेट शुड बी सिमेट्रिकल ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अगर ऐसा, और ऐसा कब होता है यूजुअली कि ये टेल तो क्योंकि बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं तो इनसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मेन इफेक्ट होता है विंग का। अगर तो तुमने किसका यूज करा, मान लो तुमने स्टायरोफोम का यूज करा है विंग बनाने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं कि तुम इसको ऐसे घिस घिस के ना वो शेप देते हो पूरे विंग को। एंड ऐसा होता है कि समटाइम्स कहीं पे थिक पार्ट रह जाती है, कहीं पतली हो जाती है, तो उससे वेट डिफरेंस आ जाएगा। और वेट डिफरेंस अगर आ गया तो प्लेन लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा। मतलब अगर तुम सामने से देख रहे हो इसके फ्रंट व्यू से, तो या तो वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है या क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, दैट इज द रोल मोशन। और तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो, ठीक है? प्लेन का वेट दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ओके भैया, गॉट इट। अच्छा, इनके साथ वो डिस्कस कर लो अपना टीम का, मतलब टारगेट क्या है वो सब, तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी फिलहाल टीम के टारगेट्स यही हैं कि और ये कंपटीशन। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ,